रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आज हाजिर हूं एक बार फिर आप सबके बीच में, आप सबका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम हम राही लेकर के। श्रोताओं, आप सब जानते हैं ये प्रोग्राम हमें कुछ सिखाता है, कुछ समझाता है, और आजकल तो कई बार ऐसा भी देखने सुनने में आता है कि ये प्रोग्राम केवल एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये केस स्टडी की तरह है। हर प्रोग्राम एक नई कहानी के साथ, नई आवाजों के साथ, जिंदगी के नए अनुभवों के साथ, और हर कहानी अपने आप में जीवन की सच्चाई को बयां करते हुए। तो देखते हैं आज की कहानी कौन सी सच्चाई आप सबके सामने लेकर के आती है, जो कि खासकर समाज से जुड़ी हुई है और दिव्यांग साथियों के संघर्ष से जुड़ी हुई है। हमरा ही प्रोग्राम में दिव्यांग साथियों को आप जानते हैं, आप सबसे रूबरू करवाया जाता है, उनके जिंदगी के अनछुए पहलुओं को आप सबके सामने लाया जाता है कि किस प्रकार उन्होंने समाज में रह करके समाज की हर परिस्थितियों को झेला है, स्वीकार किया है, और उसके बाद अपने आप को तैयार किया है कि वे इसी समाज में रह करके अपना लोहा मनवा सकें। तो स्वागत करते हैं श्रोताओं, आज हरियाणा गुड़गांव से हमारे बीच में मौजूद हैं शिव कुमार गर्ग जी एवं उनकी श्रीमती जी राखी जी। तो शिव जी और राखी जी, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं आप संदीप जी का और झरना मैम जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था इस प्रोग्राम के लिए, बताया था, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये मौका दिया, यहाँ पे मैं अपनी जीवन की अनछुए पहलुओं को यहाँ पे आपके सामने समक्ष रख सकूं। थैंक यू जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। शिव कुमार जी, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपकी डिसेबिलिटी के बारे में बताइए। हाँ, मैं जैसे मैंने बताया, मेरा नाम शिव कुमार गर्ग है और मैं गुड़गांव में हरियाणा NCR जो दिल्ली NCR में आता है वहाँ पे रहता हूँ। मेरे को जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो एक आम आजकल प्रचलन में है, VI लोगों की आम प्रॉब्लम है, जिसके अंदर रेटिना जो है एज के साथ साथ खराब हो जाता है, जिसका आज एलोपैथी या में कोई इलाज नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है, जिसे ऐसा कहा जाता है एलोपैथी में। तो ये जो प्रॉब्लम है मेरे को बचपन से शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके ये आज मेरी तकरीबन 90% मेरी आईसाइट चली गई है इसकी वजह से। मतलब आज की डेट में सिर्फ मेरा लाइट परसेप्शन ही बचा है, और इसी के साथ मैं जिंदगी में आगे बढ़ा हूँ, इसी प्रॉब्लम के साथ जीना मैंने सीखा है। तो मैं मानता हूँ डिसेबल, जैसे वर्ड यूज़ किया जाता है हम लोगों के लिए डिसेबल, तो मैं ये मानता हूँ कि हम डिसेबल नहीं, डिफरेंटली एबल हैं। तो भगवान ने ऐसा कुछ भी दिया है हमारे अंदर, इसकी वजह से हम दुनिया से कुछ अलग भी कर सकते हैं अगर हम उस चीज़ को पहचान लें कि वो क्या है, वो क्या शक्ति है जो भगवान ने एक्स्ट्रा में दी है। तो हम अगर उसको पहचान लें तो हम दुनिया में कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो यही छोटा सा मेरा परिचय है। मैं बाकी मेरा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैंने BCom किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मैंने 2 साल का कंप्यूटर कोर्स किया है एडवांस। और एक्चुअली मैं लेट ब्लाइंड हूँ, मेरी जो आई साइट गई थी वो तकरीबन 2009 में गई थी, मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गया था 2009 में। उससे पहले जो मेरी स्टडी थी उससे पहले ही पूरी हो गई। तो मैंने जो है एज ए VI विजुअल इम्पेयर्ड नहीं पढ़ाई की, मैंने नॉर्मल तरीके से ही पढ़ाई किया था सारा। लेकिन मतलब मैं इसलिए बताना चाह रहा था ये बात, क्योंकि जो पढ़ाई मेरी हुई थी वो नॉर्मल तरीके से हुई थी, और जैसे मैंने कंप्यूटर बताया आपको, तो कंप्यूटर जो मैंने सीखा था वो नॉर्मल जैसे सिखाया जाता है नॉर्मल इंसान को, वैसे ही सिखाया गया था मुझे। तो मुझे कीबोर्ड से चलाना कंप्यूटर नहीं आता था अभी, तो अब मैं दोबारा उस चीज़ को सीख रहा हूँ ताकि मैं
उसको यूज़ कर सकूँ अपनी डे टू डे लाइफ में और अपने बिजनेस में। तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ। मैं एक आज की डेट में एक मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं कंस्ट्रक्शन हाउस बिल्ड करता हूँ और सेल करता हूँ। और इसके अलावा मेरा पीजी है, घर में मैं पेइंग गेस्ट चलाता हूँ जिसमें मेरी वाइफ पूरा सहयोग करती है। बस ये छोटा सा मेरा परिचय था। धन्यवाद जी। चलिए राखी जी से बात करते हैं। मैम, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे श्रोताओं को आप भी जरा अपने बारे में बताइए प्लीज। जी सर, मेरा नाम राखी गर्ग है और मैं गुड़गांव हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद में मैंने एमबीए भी किया था, लेकिन उसके बाद में मैंने जॉब की और फिर मैंने इनके साथ शादी की। फिर मैं अभी यहीं पर ही हूँ और जो ये काम करते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, इनकी हेल्प करती हूँ। बस मेरा इतना छोटा सा परिचय था सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है राखी मैम कि आप सर का साथ देते हैं हर तरीके से। हाँ जी। तो कितना समय हो गया आप दोनों के विवाह को? सर एक्चुअली मेरी शादी इनसे 2018 में हुई है जी। तो मुझे 2 साल हुए हैं अभी इनके साथ। अच्छा। तो शिव सर। हाँ जी सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो हमराही का सफर है ये दरअसल कब शुरू हुआ और जो है आज किस स्थिति में हैं आप? सर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक मतलब पीछे ले जाना चाहूँगा, अपनी पुरानी जिंदगी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अच्छा, बताने के लिए। जी। हाँ, तो इसके लिए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपनी पढ़ाई के दिनों से। थोड़ा सा इससे आप लोगों को थोड़ा क्लियर होगा मुझे जानने में। जी बिल्कुल, जरूरी है, यही है कि आप खुल करके थोड़ा सा बताइएगा। हाँ ठीक है। जैसे मेरा जो बचपन है वो मैं बचपन से आपको बताऊं तो मेरा जो बचपन बीता है वो एक हरियाणा के छोटे से टाउन सोनीपत में मेरा जन्म हुआ था। वहीं पे मेरी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। वहाँ पे एक मिशनरी स्कूल में मेरा शिक्षा जो है हुई। जैसे 9th क्लास तक मेरी शिक्षा जो है वो हरियाणा के सोनीपत में हुई। उसके बाद मेरे पिताजी के व्यवसाय के चलते हम दिल्ली में शिफ्ट हो गए 9th क्लास में जब मैं था। तो 9th क्लास की जो पढ़ाई थी मेरी वो एक प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल जैसे क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, काफ़ी अच्छी उनका एजुकेशन सिस्टम होता है, तो काफ़ी अच्छी तरह से वो बच्चे को पढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था सब कुछ। तो उसके बाद जब हम मेरे पिताजी ने यहाँ पे शिफ्ट किया दिल्ली के अंदर, तो मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा जी, कुछ परिस्थितियों के चलते घरेलू। तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैंने यहाँ पे ये पाया कि एजुकेशन काफ़ी मतलब पुअर स्टैंडर्ड का था उस टाइम में। मैं 1990 की बात कर रहा हूँ। उस 1990 में जब मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ, एक्चुअली ना बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा, फिर विवाह के सफर भी आ रहा हूँ जी। हाँ थोड़ा सा बताऊँगा मैं बस। तो जब ये एजुकेशन हुई मेरी दिल्ली के अंदर, तो पढ़ाई जो है सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की वजह से मेरी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो उसकी वजह से मैं जो है ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। उसी वजह से मुझे जो है अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट्स चुनने के लिए नहीं मिले। तो उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट की इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास अच्छे मार्क्स नहीं थे। तो प्राइवेट होने की वजह से प्राइवेट एडमिशन लिया था, मेरे पास काफ़ी टाइम था। फिर मैंने अपने फादर के साथ ज्वाइन किया उनकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। तो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ से कनेक्टेड है ये चीज़ें, क्यों मुझे किन परिस्थितियों में मुझे क्या क्या काम करने पड़े और किस परिस्थिति का मैं इसका प्रभाव मेरे जीवन पे क्या पड़ा, तो इसीलिए मैं ये सब आपको बता रहा हूँ। तो उसकी वजह से मुझे प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन लेना पड़ा, जिसमें जहाँ से मैंने बीकॉम किया। और उसके बाद जो है मेरी शादी हुई, तकरीबन 2004 में मेरी शादी हुई। तो हाँ 2004 में मेरी शादी हुई और काफ़ी धूमधाम से, जैसे हिंदी रीति रिवाज के हिसाब से मेरी शादी हुई थी। तो अगर मुझे याद आता है कि जब मेरी शादी के दिन मुझे याद आता है, थोड़ा सा उस इवेंट को मैं शेयर करना चाहूँगा। तो काफ़ी खुशनुमा माहौल था जब, तो जैसे फार्म हाउस के अंदर होती है शादियाँ, हाँ अपने आप लोगों ने देखा होगा उसमें। तो ऐसी फार्म हाउस में मेरी शादी हुई थी
उसमें घोड़ी पे जैसे हमारे लोगों में पड़ जाया जाता है, तो घोड़ी पे चढ़ के हम जाते हैं। तो उसके बाद फिर मंडप में प्रवेश करने से पहले हमारा रास्ते को रोका जाता है। तो वहाँ पे रिबन बांध के खड़ी होती हैं लड़कियाँ। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे ये याद आते हैं क्षण। तो रिबन लगा के लड़कियाँ खड़ी होती हैं, जो सालियाँ होती हैं, तो उन्होंने जो है छुपाया होता है अपने जो इंस्ट्रूमेंट को, जो कैंची वगैरह जिससे हम रिबन को काटते हैं। तो हाँ, तो वो क्षण मुझे याद आते हैं। तो उसके बाद जो है ये ठिठोलियाँ चलती हैं उसमें, इस तरह की छिड़ती हैं। तो उसके बाद जो है मेन पंडाल में जो जहाँ पे वो बना होता है, जहाँ पे कुर्सी जो दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, वहाँ पे गया मैं। उसके बाद जो फेरे होते हैं, उसके बाद फेरे में भी फेरों के बाद जो है जब विदाई का समारोह होता है क्षण, उसमें जैसे जूता छुपाने की कथा होती है। तो एक वो एक्चुअली मैं बताना चाह रहा था इसमें। तो जैसे सालिया ने जूता मेरा छुपा लिया, तो मैंने जूता पहन लिया। तो पूछा कि जीजा जी आपने तो जूता, आपका जूता कहाँ है? वो तो हमारे पास है। तो मेरा तो जूता मैंने पहन लिया। एक्चुअली मैंने जूता पहले ही बदल लिया था, मैंने अपने जिया जी का जूता पहन लिया था पहले ही। तो इसमें एक एक्चुअली होता है, चलन होता है कि सालियाँ जूता भी छुपा लेती हैं हिंदू रीति रिवाज में। तो उस तरह का क्षण था। और उसके बाद डीजे पे क्षण याद आता है मुझे। डीजे पे डांस मैंने खुद के विवाह में मैंने खुद डांस किया। सपने में मिलती है गाना मुझे याद आता है, उस पर मैंने डांस किया उसके बाद अपनी वाइफ के साथ। तो काफ़ी अच्छा था मेरा वो पल, काफ़ी खुशनुमा थे। शिव भाई, वो फिर आपकी जो वाइफ है, सब कुछ जब सही था, आपकी विवाह हो गया, शादी हो गई, तो मतलब उनके साथ आप अलग कैसे हुए, क्या हुआ? वही बताता हूँ। तो जैसे ही ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, एक मोड़ आया। तकरीबन 2009 की बात मैं करता हूँ। 2009 में मेरी आई साइट एकदम से चली गई। तो जो वाइफ मेरी बहुत मेरा साथ देती थी, बहुत अच्छे से रहती थी मेरे साथ, काफ़ी अच्छे हमारे दिन गुजर रहे थे, काफ़ी अच्छा हमारा लाइफ चल रही थी। तो जैसे ही मेरी आई साइट चली गई तो उनको पता चला इस बारे में कि एक्चुअली थोड़ा सा ये था कि उनका थोड़ा IQ लेवल कम था, इसलिए उनको समझ नहीं आता था कि मुझे प्रॉब्लम है। तो वो मेरे साथ अलग रहना चाहती थी। एक मिनट, आपको ये शुरू से पता था कि उनका IQ लेवल कम है? हाँ, मुझे ये पता था, क्योंकि वो 7 सालों में भी ये नहीं जान पाई कि मुझे मेरी आई साइट कोई प्रॉब्लम है। ये तो लेकिन 7 सालों के बाद आपको पता चला ना कि वो ये नहीं जान पाए, लेकिन जब शादी हुई तब आपको पता था क्या कि उनका IQ वीक है? हाँ, IQ लेवल नहीं, जब नहीं पता था, शादी के बाद। हम पूछना चाह रहे हैं कि तब तो आपको भी लगा होगा कि सब कुछ ठीक है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और आपकी तरफ से ये नहीं बताया गया कि आपको आंखों की प्रॉब्लम है? हाँ, मैं ये स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आपके घर वालों ने भी नहीं बताया और आपने भी नहीं बताया? हाँ, मैंने एक्चुअली ये कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? वो 12th क्लास तक पढ़ी। वो 12th क्लास में थी? हाँ, देखने में काफी सुंदर थी वो। अच्छा। और मैंने इतना जरूर बताया था उनको कि मेरी आई साइट कमजोर है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था उनको कि मुझे RP है और जिसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसकी वजह थी कि जैसे मेरी जो 3 बहनें हैं, तो मेरी जो सिस्टर है 2nd नंबर, तो उसकी शादी लेट, उसने पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा की है, MA है वो जी। तो उसकी वजह से उसकी शादी लेट हुई। और हमारे में ये रिवाज होता है कि छोटी बहन की शादी पहले होगी और लड़के की बाद में होगी। तो उसकी वजह से मेरी शादी जो हुई 27 की एज में हुई। तो जैसे ही उनकी शादी हुई तो तुरंत मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए मेरे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ने देखा, 1 लड़की 2 लड़कियों को देखा, उन्होंने तो हाँ भर दी। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि मेरी आंखों में ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं हम नहीं कर। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इस वजह से आप लोगों ने ये सोचा कि भाई अबे जो भी लड़की आएगी उसको बताना ही नहीं है। बताना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो 2009 में आपकी आंखों की रोशनी चली गई? एकदम से चली गई मेरी। जी, तब से बताइए। हाँ, तब से फिर उसके बाद एक्चुअली वो मेरी वाइफ जो थी वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो कहती मैं तो अलग रहूंगी आपके साथ, मैं एडजस्ट नहीं कर सकती किसी के साथ भी, मुझे
अलग ही रहना, मुझे प्राइवेसी चाहिए। तो जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिली का चलन चल पड़ा है, तो वो उसने ये इंसिस्ट किया मुझे कि मैं अलग से रहूंगी। तब मैंने उसको बताया कि मेरी आई साइड ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और मैं अलग नहीं रह सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने गुड़गांव शिफ्ट किया था। दिल्ली में मैं रहता था उस टाइम में, तो फिर मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गया था जैसे दिल्ली से। तो 2009 में मैं शिफ्ट हो गया था। तो उसके बाद जो है मैंने ये बताया कि मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। पीजी एक्चुअली यहाँ पे ट्रेंड होता है गुड़गांव में कि यहाँ पे कंपनियां हैं काफ़ी, तो पीजी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप रह के घर में रह के काम कर सकते हैं और उसमें आपकी वाइफ या घर वाले भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था लंबा, क्योंकि मुझे पता था मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, और मैं बाहर जाके कुछ काम नहीं कर पाऊंगा इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैंने पढ़ाई नॉर्मल इंसान की तरह की थी, ब्रेल जैसे होती है ब्रेल में नहीं की थी। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मुझे जो है ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जिससे मैं अपना घर चला सकूं, मतलब बिना बाहर कहीं जाए। तो फिर मैंने यही सोच के यहाँ पे पीजी के लिए यहाँ पे शिफ्ट किया था, मेरे माता पिता को मनाया था। तो उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि मैं अलग आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मतलब ये जस्ट 1 साल पहले की बात है। जैसे 9 में मेरी आई साइड गई, 10 में गई मेरी आई साइड बिल्कुल कम्प्लीटली। तो 9 में मैंने उनसे ये कहा था। तो 2009 में फिर उन्होंने कहा नहीं, आप तो अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए ये सब बोल रहे हैं, मैं आपका चेकअप करवाऊंगी होगा। तो पेरेंट्स की उन्होंने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने भी ये बता दिया उनको कि आपको जो है मतलब वो मानने को तैयार नहीं थी कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई। ये देखिए 2004 में मेरी शादी हुई थी और 9 में भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब तब तक टोटल नहीं गई थी, काफी डिटोरिएट हो चुकी थी मेरी। ठीक है फिर तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मैं चेकअप कराऊंगी। फिर एक डॉक्टर को करवाया तो वो उन्होंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपने कुछ पैसे वैसे दे दिए होंगे इसको, इसलिए ऐसे बोल रहा है, मैं दूसरे डॉक्टर को करवाऊंगी। तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए वो मेरे को। फिर उसने भी यही बोल दिया। अच्छा, उन्होंने फिर एक सवाल पूछा, डॉक्टर साहब एक चीज बताइए कि इनको ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे तो नहीं लग जाएगी? अच्छा, मतलब उनका वाकई में सोचने का तरीका ऐसा था। उनको सामान्य जानकारियां भी नहीं थी। हाँ, सामान्य IQ, इसलिए मैंने बोला IQ लेवल का। देखिए आप ये समझ सकते हैं कि 2004 में शादी होने के बाद 2009 तक किसी को ना पता चले वो तो है शिव कुमार जी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो आपकी तरफ से भी हुई ना। हाँ, वो तो है ही बिल्कुल। वो यही तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये ऐसी गलती और दूसरा कोई ना करे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए विवाह कभी भी किसी झूठ पर रिश्ता नहीं बनाया जाता, नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो अपनी बात बताइए। हाँ, तो फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से वो बदल गई। जैसे ही उनको ये पता चला कि नहीं, मेरे को प्रॉब्लम ऐसी है जो ठीक नहीं हो सकती, अभी कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं उस टाइम तक मैं अलग यहाँ पे फ्लैट ले लिया था गुड़गांव में, मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा था, अलग से रह रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अलग रहूंगी, अकेली, आपके साथ नहीं रहूंगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कहीं मुझे ना हो जाए। हाँ जी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहने लग गया। उसके बाद ऐसे ही दिन चलते गए, फिर उन्होंने कोर्ट पे डाल दिया डिवोर्स के लिए। तो ऐसे ही 2012 में उन्होंने डाल दिया। ऐसे करते करते 2012 से फिर 2017 तक ये केस ऐसे ही चलता रहा। मैंने काफ़ी मनाने की कोशिश की, हालांकि उसके पेरेंट्स जानते थे कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ, मतलब नेचर वाइज, और मेरे अंदर कोई भी ऐसी गंदी आदतें नहीं हैं, और मैं काफ़ी कोऑपरेटिव हूँ, हर चीज़ में काफ़ी समझदार हूँ। लेकिन उसके बावजूद मेरे जो इन-लॉज, तो उनके पेरेंट्स जब इतना सब कुछ आपको मानते थे, उन्होंने नहीं समझाया उनको? समझाया, उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की उनको, लेकिन उन्होंने कोई बात उनकी नहीं मानी। अच्छा, वो एक जिद पे अड़े हुए थे, नहीं मैंने अपनी जिंदगी काटनी है, मैं एक ब्लाइंड आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं काट सकती, क्योंकि मैं 2010 तक कंप्लीट ब्लाइंड हो चुका था। तो उसके बाद जो है उन्होंने नहीं माना उसका। फिर मेरा एक बेटा 2005 में हुआ था। अच्छा। उसके ऊपर भी वो इशू बनाती थी कि मैं अपने साथ रखूंगी इसको। तो मैंने तो उनको कह दिया था साफ साफ, मैंने कहा अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की जिंदगी मैं खराब नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने उनको साफ बोल दिया था कि मैं, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको
बच्चा नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मुझे पता था वो उसको बच्चे को नहीं संभाल सकती हैं, क्योंकि उनका IQ लेवल काफी कमजोर। तो ये स्टार्टिंग में मैं एडॉप्ट कर लिया था, जब मैंने देखा था फर्स्ट टाइम को, तो इस चीज को मैंने नोटिस कर लिया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मैंने मना कर दिया था, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता हूँ जब मैंने देखा था उनको। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि मुझे ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को देखिए, उनकी मत देखिए। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम बड़ी उनसे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी ये मानते थे। हाँ, ये आंखों वाली। तो मैंने उस टाइम हालांकि कहा था कि मैंने कहा देखिए क्या है ना, जबकि अगर आप सारे काम कर रहे थे तो भी। मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा था उस टाइम भी, मैं काम पूरे करता था सारे। जी जी जी। और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा देखिए ये IQ लेवल कमजोर है और ये एक गुस्से वाली मुझे लगती है थोड़ी सी, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको इसके साथ। अच्छा। हाँ, मैंने ये फर्स्ट मेरी यही थी उनकी ऑब्जर्वेशन देखने के बाद। मैंने तो मतलब कम्प्लीटली मना कर दिया था, मैं नहीं कर सकता इनसे शादी, लेकिन फिर भी भगवान की मर्जी थी। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा होगा ना शिव कुमार, चलो समय के साथ शायद बदल जाएं या समय के साथ। मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि ये RP प्रॉब्लम मेरी आंखें ही छीन लेगी। एक्चुअली उस टाइम में तो 50-60% में आईसाइट थी मेरी, जिस टाइम में मेरी तो 2017 में पूरी तरह से आप उनसे अलग हो गए। हाँ, तो उसके बाद 2017 में ऐसे कोर्ट केस चलता रहा, तो उसके बाद उनके पेरेंट्स से काफी मनाने की कोशिश की उनको, लेकिन वो किसी तरह मानी नहीं। तो फिर उसके बाद 2017 में मैं अलग हो गया। हालांकि 5 साल में अलग ही रहा उनसे। तो उस जो ये 5 साल जो मेरे बीते काफी दर्द में बीते, पेनफुल जी। तो उसमें मैंने काफी पेन सहा। उस टाइम जो है मुझे कोई संभालने वाला नहीं था। उस टाइम मैं बहुत ही अकेला था अपनी। और बच्चे को भी आप संभाल रहे थे? हाँ, बच्चे को मेरे पेरेंट्स ही संभाल रहे थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से उनको ही पाला। हाँ ठीक है। हाँ, बचपन से उन्होंने ही पाला उसको। मेरी वाइफ ने नहीं पाला उसको। ठीक है। तो वो रहता भी नहीं था उसके पास, तो उनको सिर्फ ये था कि इससे पैसा ले लिया जाए किसी तरह से। अब उनका बस मकसद ये था कोर्ट में इनसे पैसा ले लिया जाए जितना ले सकते हैं, उसके बाद इनसे तलाक ले लिया जाए। तो जो 5 साल थे वो मेरी लाइफ के बहुत ही पेनफुल रहे। अच्छा। बीच में बहुत ही अकेला था, एक रूम में बंद रहता था और किसी से बात नहीं करता था। बस क्वारंटाइन रहते थे मतलब आप उस समय? क्यों शिव कुमार जी, आजकल जैसे क्वारंटाइन हो जाते हैं तो आप सेल्फ क्वारंटाइन होते थे? मतलब ये लगा लीजिए 1-1 महीना में रूम में से बाहर नहीं निकलता हूँ। ऐसी मेरी पोजीशन थी। तो उस समय ब्रह्म कुमारीज ने और काफी गुरुओं का मैंने मदद की ली, और मेरे को धीरे धीरे करके उसमें मेरी ब्रह्म कुमारीज ने बहुत ज्यादा सहायता की। मैंने सिस्टर शिवानी को बहुत सुना उस समय, और प्रोग्राम उनके सुनता था। काफी सीढ़ियाँ होती थी उस समय मेरे पास सिस्टर शिवानी की, तो काफी मैं सुनता था। धीरे धीरे करके मजबूत होता गया अपने आप में। तो मुझे जो है ना, मुझे ये था कि मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है, क्योंकि उस समय तक मैं पूरा डिपेंडेंट बन चुका था पूरे पेरेंट्स के ऊपर। तो मुझे ये था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और मुझे जिंदगी में वापस स्टैंड होना है, और मुझे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना है। मैं डिप्रेस्ड जी समझ सकते हैं शिव कुमार जी की ऐसी स्थिति में, तो लेकिन पेनफुल रहा वो समय मेरा 5 साल। लेकिन 2017 तो चला गया और खतरा भी टल गया। उसके बाद जो है आपकी जिंदगी पटरी पर कैसे आई राखी जी के साथ, जरा ये अब हमारे श्रोताओं को बताइए। ठीक है सर। अब अभी हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है जो 2017 में आया, जब मेरी डिवोर्स हुआ। उसके बाद मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल ही खिलाफ थे मेरी शादी के दोबारा। अच्छा। मेरे पेरेंट्स चाहते नहीं थे कि दोबारा मेरी शादी। बेटा एक बार गलती कर दी, दोबारा नहीं करनी। जी। तो वो तो बिल्कुल ही खिलाफ थे, वो चाहते नहीं थे मेरी शादी। लेकिन मुझे पता था कि मैं पेरेंट्स जब तक हैं तब तो ठीक है, लेकिन जब वो नहीं होंगे तब मेरा क्या हाल होगा। क्या होगा? ठीक बात। जब मेरा क्या होगा, क्योंकि अंधेरी दुनिया में मैं कैसे जीऊंगा। मेरे लिए तो ये दुनिया पूरी अंधेरी हो चुकी थी। तो ठीक है, मैंने खुद ही अपना कोशिश करना शुरू किया। मैट्रिमोनियल साइट्स मारने शुरू किया आपने? हाँ, मैट्रिमोनियल साइट्स पे। तो फिर मैंने खुद ही कोशिश किया। तो ऐसे में शिव कुमार जी आपका कोई साथी तो सहयोग करता होगा या आप खुद ही कर रहे थे? कैसे?
खुद ही दोस्त सहयोग नहीं कर रहे थे? दोस्त सहयोग कर रहे थे मेरा ना, वही क्योंकि उस टाइम से मैं मोबाइल भी नहीं चला पाता था ठीक से ना, क्योंकि आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो चुकी है। दोस्त याद आता है आपको जिसने सबसे ज्यादा सहयोग किया हो आपका ऐसे में? हाँ याद आता है मुझे दोस्त, मेरा दोस्त है, नाम बताऊं मैं उसका? हाँ मेरे दोस्त हैं, एक राजकुमार विज हैं जो मेरे काफी घनिष्ठ मित्र हैं, और एक उस टाइम में मेरी जो मदद करते थे वो गुरप्रीत सिंह थे मेरे एक दोस्त। अच्छा। वो हाँ, तो वो मुझे काफी सहयोग करते थे इन सब चीजों में। तो मतलब मोरल सपोर्ट में मेरे दोस्त थे जो राजकुमार जी, वो काफी मुझे मोरली सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो भी एक काफी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। तो उनसे मुझे अध्यात्म का जानकारी काफी मिलती थी और मुझे मेरे मन को एक शक्ति मिलती थी। और वानी दीदी के वीडियो सुनकर के भी आपको काफी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनसे तो बहुत ज्यादा मुझे शक्ति मिली, शांति भी मिली मुझे और जीवन में दोबारा मुझे और राखी जी भी मिल गई फिर। बिल्कुल जी, वो तो है ही, उसका तो 17 के बाद 18 से स्टार्ट होती है उनकी तो उसके बाद 17 में जो है मैंने आप शिव कुमार जी, हाँ जी, मतलब राखी जी से मुलाकात कैसे हुई? हाँ तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अच्छा ये भी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे मैंने इसके अपना प्रोफाइल बोलते हैं, इसमें प्रोफाइल बनाया हुआ था एक मैट्रिमोनियल साइट पे। हाँ, तो उसमें मैंने प्रोफाइल जब बनाया था तो उसमें क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोफाइल बना सकते हैं। तो काफी टाइम से मैंने बनाया हुआ था, 1 साल से। तो एक दिन क्या हुआ कि रक्षाबंधन का दिन था, तो मेरे पास मैट्रिमोनियल सर्विस से कॉल सेंटर से कॉल आया कि सर एक ना ऑफर है आपके लिए, रक्षाबंधन का ऑफर है। ये राखी का ऑफर है। हाँ अच्छा, राखी का ऑफर है, राखी पर ऑफर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राखी ऑफर बताऊँ, समझिएगा जरा बात को, रक्षाबंधन का त्योहार है और राखी का ऑफर है। राखी पर ऑफर है। राखी पर ऑफर है। अच्छा, तो ऑफर है, आप जो है इसको ले लीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने तुरंत हाँ भर दी और उन्होंने मेरी जो है ना एक्टिवेट कर दिया पेड मेंबरशिप सेम डे। तो उसके कुछ ही दिन बाद तो जो है ना मुझे ये राखी मिल गई। सर केवल 13 ये नहीं है कि कहीं राखी बांधने तो नहीं आ जाएंगे मुझे? भाई मुझे बीवी चाहिए, बहन नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैंने जब बातचीत हुई इनसे, तो हम लोग आपस में बात करते थे, तो कहते थे यार आपके और मेरे सबसे पहला जो विकल्प उन्होंने दिया वो राखी जी का ही दिया था शिव जी? नहीं सर, इन्होंने एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी। अच्छा, नहीं इन्होंने जब मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया था। अच्छा, तब आपसे बात मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है उसमें, वो नहीं बेचते हैं, विकल्प तो काफी सारे होते हैं आपके सामने उसमें साइट पे, तो आपको खुद ही चुनना होता है। जब मैंने इनको पहली बार इंटरेस्ट भेजा, तो उसके बाद जब हमारी बात हुई पहली बार, तो हम जब बातचीत करने लगे तो हमने पाया कि हम दोनों आपस में ये कहते थे कि हमारे तो 36 से ज्यादा गुण मिलते हैं आपस में। नहीं, कहीं कि गुण 36 ही क्यों होते हैं? वही तो हम ये सोचते 36 ही क्यों होते हैं, ज्यादा क्यों नहीं होते हैं, ये तो ज्यादा मिलते हैं। मैं क्योंकि मेरे विचार इनसे इतने ज्यादा मिलते थे, इनकी सोच मेरी आज भी मिलती है। मतलब इसका प्रूव है कि आज 2 साल हो गए हमारी शादी को, आज भी वो विचार मिलते हैं और नए नए चीजें और सामने आती हैं, यार ये भी तुम्हारी मेरी सेम है। ये क्या है? जी भाई, कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। हाँ बिल्कुल। अब उन्होंने हालांकि आपकी जोड़ी पहले भी बनाई, लेकिन हो सकता है उस समय दिल से नहीं बनाई होगी। दिल से नहीं। एक बात ये भी है शिव भाई कि आप पता नहीं इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, इंसान जब कभी एक जगह ठोकर खा लेता है तो फिर उसके बाद शायद समझौते की भावना उसके अंदर ज्यादा हो जाती है, यानी चीजों को समझने की। समझौते से मेरा मतलब है कि फिर अब मुझे जो है कोई कमी नहीं देखनी है जिंदगी में, खुशी देखनी है मुझे। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान एक जो ईगो होती है ना, उसकी सेल्फ ईगो, वो डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है। तो वो एक कॉम्प्रोमाइज मोड में भी आ जाता है। जी, और तो ऐसा भी हुआ, लेकिन हमें
जी, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा दूसरी बहुत शादी में। बढ़िया। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात रही आप दोनों के रिश्ते की। हाँ। तो चलिए, विवाह फिर कैसे? हाँ, तो फिर उसके बाद जो है, अच्छा इसमें भी अब आगे जाके वो है अड़चने विवाह में, ये भी आसानी से नहीं हुआ। तो उसमें हाँ। फिर मेरी और इनकी बातचीत हुई। तो पहली जो शादी राखी जी की, इनकी भी सेकंड मैरिज थी। अच्छा। तो इनको भी पहली शादी से एक लड़की थी और मेरे को एक लड़का था। क्या बात है। तो तो ये भी चाहती थी कि ऐसा कोई मिले जिसको लड़का हो, जिसके पास और कोई ऐब ना हो उसके अंदर। तो मेरे अंदर तो भगवान की दया से कोई कृपा से कोई ऐब नहीं था। जी। कोई भी, मतलब आप ये लगा लीजिए, चाय की भी शौकीन नहीं हूं मैं, चाय भी पीने का। अच्छा, हाँ, क्या तो बात इसीलिए तो इनको यही चीज मुझे मेरी अच्छी लगी। हम इस तो- वक्त स्टूडियो में बैठ के चाय पी रहे हैं। जी, जी। तो फिर इनको मेरी बातें काफी अच्छी, हालांकि इनके पास देखिए मैं एक ब्लाइंड लड़का हूँ। हालांकि देखिए जी। वीआई को अच्छी नजर से नहीं देखा ज्यादा समाज में, जब शादी की बात आती है तो नहीं, अब फिर लेकिन भी आपने कभी सोचा कि क्यों नहीं देखा जाता? ये पता नहीं क्या कह सकते हैं, यही समाज की सोच को मैं बदलना चाहता हूँ कि जी। वीआई जो है ना डिफरेंटली एबल है, जी। उसके पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, जो समझ में आती हैं बाद में। जी, तो क्या कहते हैं, फिर मेरी इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने, इनके पास तो काफी अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, डॉक्टर के, इंजीनियर्स के। अच्छा। लेकिन इन्होंने मुझे चुना फिर भी। तो इन्होंने कहा भाई कि साहब, नहीं, आपसे इनको तो शादी आपने करनी। बता दिया था कि इनसे भी कुछ छुपा है। नहीं जी नहीं, इनको तो पहले ही बता दिया। एक बार वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने अपने घर वालों को बताया। अब बात आ गई घर वालों पे। अब घर वालों को इन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे लड़का पसंद किया है, जी। तो आप जो है आके जाके देख लीजिए उसको। जी। तो उन्होंने कहा बताइए उसके बारे में। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है उसको। जी। बस वो खड़ी हो गई तलवार। अच्छा, घर वालों की तरफ से। जी। तो कहती हैं ऐसे लड़के से शादी करेगी हैं, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो सबसे ज्यादा विरोध में कौन था शिव? एक्चुअली ये जो है ना आगरा में रहती थी, तो उस जी। टाइम में इनकी एक फ्रेंड थी। जी। तो वो सबसे ज्यादा विरोध में खड़ी हुई। सबसे अच्छा, मतलब परिवार वालों से भी ज्यादा दोस्त आगे आई। हाँ, इनकी मदर तो फिर भी थोड़ा सा क्योंकि इनके फादर को भी एक्चुअली ये भोपाल से हैं, इनका जन्म भोपाल में हुआ है, तो इनके फादर की अच्छा, आईसाइट चली गई थी। से आप भोपाल की हैं राखी जी? हाँ हाँ जी, सर। पैदाइश इनकी भोपाल की है। तो इनके जो फादर की आईसाइट चली गई थी जब वो जी। गैस कांड हुआ था भोपाल में। अच्छा। तो उनकी मदर तो उनके फादर के साथ, मतलब क्योंकि फादर थे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे जी। आइस की, तो वो तो थोड़ा सा इतनी ज्यादा नहीं थी रिजिड इस चीज के लिए। लेकिन इनकी जो फ्रेंड थी उसने जो है उनको अच्छे से बोला कि देखिए क्या पागलपन कर रही है ये लड़की, और इसको रोकिए। अच्छा, उनको जो है वो जो नेगेटिव कर दिया। इनसे कभी बात करने का मौका मिला आपको शिव भाई? हाँ, मेरा मौका हाँ मुझे मिला ना। अब आज ये भी पूछा नहीं आपने कि भाई ये पागलपन क्यों है? अच्छा, आज भी उनकी शादी नहीं हुई है, आज भी वो कोशिश करती हैं कि ये शादी टूट जाए इनकी और वापिस आ जाए। अच्छा, नहीं तो दोस्ती थोड़ी रही होगी फिर अब तो। नहीं दोस्ती है, अब वही है, इनकी काफी गहरी दोस्ती रही है उनसे, तो ये भी याद करती रहती हैं रह के उनको। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो उन्होंने काफी अड़चने डाली उसमें। जी। लेकिन इन्होंने हालांकि अपनी फ्रेंड के साथ मुझे देखने आई थी ये, उन्हीं के साथ जी। पहली बार। तो जी। इन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि शादी करनी है तो इन्हीं से करनी है, लेकिन वो तैयार नहीं थी। तो इसी वजह से जो है ये सब, अब इन्होंने कह दिया कि ठीक है शादी तो मैं अब से ही करूंगी, चाहे जी। कुछ भी हो जाए। जी। तो अब लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे। घर वाले अब क्या करते, बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन आ गई थी। अब जी। इन्होंने तो बोल दिया था कि मेरे पेरेंट्स से पहले मेरी शादी कराई थी और उसकी वजह से मैंने इतना ज्यादा दर्द सहा है, तो मैं अब अपनी मर्जी से ही करूंगी। जी। इन्होंने ये ठान लिया था। तो ये बोलती हैं कि ठीक है कुछ भी हो, मैं शादी तो अब से ही करूंगी, चाहे पेरेंट्स माने या ना माने। जी। तो मैंने कहा ठीक लीजिए, देखिए आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए कोई बाध्य नहीं करूंगा कि आप मेरे से शादी करिए, ये आपका डिसीजन है, अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, और इन्होंने बिना बताए फिर कोर्ट में। वो डेट कौन सी थी शिव जी? 14 नवंबर। 14 नवंबर।
बाल दिवस। चलिए, तो अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत इंतजार करवाया राखी जी आपको। अब काफी कुछ आपके बारे में वैसे तो शिव कुमार जी ने हमको बता ही दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज जो सुनता है इस कार्यक्रम को, उनके लिए आपकी कहानी में भी काफी कुछ सीख हो सकती है। जी। तो थोड़ा सा आप अपनी पहली शादी के बारे में और परिस्थितियों के बारे में अगर हमारे श्रोताओं को बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। जी जी। एक्चुअली सर, मेरा जो बर्थ प्लेस था मेरा भोपाल से थी मैं। जी मैम। और भोपाल में गैस कांड हुआ, तो उस पीरियड में मेरे घर वालों को थोड़ा सा ये हो गया कि अगर हम भोपाल में रहते हैं तो यहाँ पे रोज कोई ना कोई ट्रेजेडी होती रहती है, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव जो थे वो आगरा के आसपास या आगरा से बिलोंग करते थे। जी। तो उनको ये लगता था कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहूंगी तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए ज्यादा अच्छा होगा। जी जी। तो मेरी मम्मी ने गैस कांड में के टाइम पे एक आगरा में प्लॉट खरीदा, दयालबाग नाम से जगह है आगरा में। जी। वहां पर तो वहीं पर उन्होंने मकान बनाया, और इस पर्पस से मकान बनाया कि मैं अपने बच्चों की शादी जो है वो आगरा से ही करूंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली सर, मेरा जो कास्ट है वो मेरी ब्राह्मण से, मेरा पहले नाम जो था वो राखी शर्मा था। जी राखी जी। जी ठीक है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हम जो है शादी अपनी कास्ट में करेंगे, और भोपाल में कुछ पता नहीं होता कि किसकी क्या कास्ट है। तो मेरी मम्मी ने इस पर्पस से आगरा में मकान बनाया, वहीं से मेरी शादी की थी। जी। लेकिन जब मेरी शादी की उन्होंने, तो एक्चुअली क्या था कि जो दूसरी पार्टी थी, जो मेरा एक्स था, तो उन्होंने क्या, वो मतलब बहुत बड़े वाले ड्रिंकर कह सकते हैं, स्मोकर कह सकते हैं। अच्छा। और हाँ जी, उनमें इतना ऐब था सर, इतनी ज्यादा उनके अंदर। अच्छा, उन परिस्थितियों में राखी जी, उस जमाने की तो बात ऐसी थी, लड़का लड़की को पहले ना तो कुछ समझने दिया जाता था, बस माँ बाप ने जो तय कर दिया वो कर दिया, वही हो गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हाँ जी। जी जी जी। तो कभी आपके दिल से आवाज नहीं आई कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हालांकि शादी से पहले तो आप भी नहीं जानते होंगे कि ये व्यक्ति खराब है या नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था एक्चुअली सर। मैं तो भोपाल में रहती थी, और फिर अचानक से मेरी मम्मी का फोन आता है कि मैं तेरे लिए लड़का देख रही हूँ और तेरी शादी मुझे करनी है और तू आगरा आ जा। ये कौन से सन की बात होगी राखी जी? ये सर 2002 की बात थी। अच्छा। और मेरी 2005 में मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। ओके। 2004 में मेरी मम्मी ने मेरी शादी कर दी। जी जी। बहुत। उस समय पे मैंने केवल सर ग्रेजुएशन किया हुआ था। जी। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी एज भी बहुत कम थी, मैं कुछ समझने में भी सक्षम नहीं थी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरी मम्मी ने कैसा लड़का देखा है या मेरे पेरेंट्स ने कैसा परिवार देखा है, मैं कुछ जानती नहीं थी सर। तो सर उसके बाद में क्या हुआ, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद में जब मैंने मतलब अपने ससुराल गई तो मैंने देखा कि वो जो बंदा था वो उसकी बहुत गंदी हैबिट्स थी, बहुत बैड हैबिट्स थी, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना और बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मतलब इतना मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं वॉमिटिंग कर दूं। हाँ जी। और फिर उसके बाद में जैसे मेरे ससुराल वाले थे सर, तो उनका बार बार में ये कहना कि इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको हमारे घर में नहीं रखना। आपके ससुराल वाले कहते थे? हाँ, मेरी सास कहती थी और मेरी नंद कहती जी। कौन कौन था? और सर अनफॉर्चुनेटली उनके जो घर में फैमिली मेंबर थे वो 3 सिस्टर और 1 भाई थे। यानी आपके हस्बैंड अकेले थे? मेरे हस्बैंड अकेले थे। और देखिए चांस की बात कि यहाँ पे भी जो मुझे फैमिली मिली वो 3 सिस्टर और 1 अकेले ही है। जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं राखी जी, क्या बात है जी। सर अब ना क्या हुआ, मेरी शादी हो गई, फिर इतनी गंदी हैबिट कि मतलब मैं उन लोगों के साथ 1 मिनट मैं नहीं रह सकती हूँ, तो मैं पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ। पर फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं। शादी के कितने समय में आपको एहसास हो गया था राखी जी इन सब बातों का? सेम टाइम में सर। अच्छा, पहले दिन से ही? हाँ, फर्स्ट डे से। जी जी राखी जी। तो सर फिर उसके बाद में मैंने कहा चलो कोई नहीं, कोई भी व्यक्ति, हमारे यहाँ लड़कियों को ये सिखाया जाता है बेटा एडजस्ट करो, जो भी है जैसा है, पति परमेश्वर होता है। जी। हाँ जी।
अब ना सर मेरे फिर दिन निकलते गए, फिर उसके बाद में मेरा बोलते हैं मुझसे कि ऐसा है कि देखो हमारे घर में एक बच्चा होना चाहिए, हम अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और हमारे अगर बेबी नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है ना, और हमारे बुजुर्ग माँ बाप हैं तो बच्चा तो होना चाहिए। अब उसके बाद में सर मैंने कंसीव की मेरी बेटी। फिर उसके बाद में जब मैंने कंसीव किया तो ये सोच लीजिए मेरे ऊपर ना सर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बेटी होने के बाद? नहीं, बेटी होने से पहले। ओके, जी जी जी, है ना। फिर उसके बाद में उन लोगों ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये कौन से साल की बात है राखी जी? ये सर होगी 2004 की बात है। अच्छा, लगभग उसी समय। ओके, उसी समय की बात है, मतलब जैसे 6-7 महीने पीछे की बात है। समझ गया, जी जी जी। है ना। फिर उन लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर। फिर उसके बाद में मैंने बहुत कोशिश की वहाँ पे रहने की, लेकिन बोले कि नहीं, हमको तुम्हें अपने घर में नहीं रहना। एक्चुअली क्या था सर, उन लोगों ने ना बहुत कोशिश की थी मुझे मारने की, लेकिन मैंने भी ये सोच लिया था सर कि मैं सुसाइड तो करूंगी नहीं। मैंने कह दिया था उन लोगों से। ये बहुत ही अच्छा डिसीजन आपका। और मैंने लड़कियां टूट जाती हैं सर। एक्चुअली सर मैंने उन लोगों से कह दिया था कि भगवान ने मुझे 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर दिए हैं और एक सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है। बिल्कुल। तो मैं कमा के खा लूंगी लेकिन मैं सुसाइड नहीं करूंगी, क्योंकि सुसाइड करने का मतलब ये होता है सर कि जो लड़की होती है ना वो तो सुसाइड करके मर जाती है, लेकिन उसके पीछे आप ही लोग पता नहीं कितनी तरीके की सामने वाली लड़की के लिए बातें बनाते हैं। फिर वो लड़की जवाब देने थोड़ी ना आएगी कि मैं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, मैं सही हूँ। वो ये जवाब देने नहीं आ सकती है ना ऊपर से। और जवाब किस को देंगे? नहीं सर, मैं कैसे जवाब देने आऊंगी? जब मैं मर जाऊंगी तो मैं किसको जवाब देने आऊंगी? सही बात है, बिल्कुल। तो फिर सर मैंने कह दिया, मैंने साफ साफ बोल दिया, मैंने कहा देखिए मैं सुसाइड तो कर नहीं सकती। उन्होंने मुझसे मुंह पे कह दिया था, ऐसा करो तुम सुसाइड कर लो, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है सुसाइड कर। मैंने कहा नहीं। और मेरे लिए सर उन्होंने देखिए सल्फास की गोलियां, मेरे लिए उन्होंने मिट्टी का तेल, एक उनके यहाँ पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई आती है जिसको कि ना केवल जीभ पे रखने मात्र से आदमी मर जाता। तो मेरे लिए 10 तरीके की चीजें इकट्ठी कर दी थी उन्होंने कि इससे मर जाओ, इससे मर जाओ, ऑप्शन दे दिए थे मतलब मरने के लिए। सुन करके बड़ा अजीब लग रहा है ये सब राखी जी, लेकिन जी सर, हमारे समाज में हर तीसरे चौथे घर की ये सच्चाई कभी कभी नजर आ ही जाती है। बिल्कुल सर। फिर उसके बाद में सर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, मैं मरूंगी तो नहीं, मैं अपनी जिंदगी में फाइट करूंगी। और मैंने सर जब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ, फिर जब मैं मम्मी के यहाँ आई तो फिर मैंने मतलब मेरे बेटी हुई तो डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए कि उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो मेरी मम्मी ने इन्फॉर्म किया तो मेरी सास ने फोन उठाया और बोलती हैं ऐसा है, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है और इनके पापा जो है वो शॉप पर अपना बिजनेस संभाल रहे हैं और हमारा लड़का पता नहीं कहाँ चला गया है, तो हमको पता नहीं, इसलिए हमारे घर से वहाँ पे कोई देखने आ नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब तुम्हारे घर में से ना कोई देखने आएगा और ना ही भगवान ना करे कि वो दिन कभी आए कि तुम लोग किसी को देखने जाओ। फिर उसके बाद में सर मेरी बेटी हुई, फिर बेटी होने के बाद में मेरी सिजेरियन बेटी हुई। फिर मैंने मम्मी पापा के पास, मतलब मैं आगरा वाले घर में ही रही, मम्मी के पास रही। फिर मैंने आफ्टर 1 मंथ जब बेटी हुई थी मेरी, उसके 1 महीने बाद ही मैंने स्कूल में जॉब पकड़ी। अच्छा, ये बहुत प्राइवेट। लेकिन राखी जी एक बात ये है कि जब आप घर पहुंचे तो मम्मी पापा ने समझाया नहीं कि बेटा एक्चुअली सर क्या था, मैं उस समय भी ना अपनी जान बचा के भाग के आई थी। अच्छा। रीजन ये था कि वो लोग ना मुझे मारने के लिए बैठे हुए थे। मेरी सास ने ना मतलब मेरे रूम के अंदर लाके मिट्टी का तेल डाल दिया था, माचिस से आग लगाने वाली थी। अरे बाप रे। तो मैंने ये बोल दिया था, मैंने कहा अगर मेरे को माचिस की तीली लगा दी तो एक चीज समझ लेना आप कि मैं आपको जहाँ खड़ी हो ना अपने साथ ही आपको भी घसीटूंगी मैं। बिल्कुल सही। अगर आपने आग लगा दी तो। हिम्मत बहुत जरूरी है लड़कियों में, श्रोताओं। अगर समाज में आप लोग भी आज की इस कहानी को सुन रहे हैं तो किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा कभी न तो होना चाहिए और ना ही होने देना चाहिए। जी। फिर सर उसके बाद में उन्होंने फिर एक प्रश्न और यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले राखी जी, बहुत जरूरी प्रश्न है मेरे लिए ये जानना कि जब आपके घर वालों ने आपका रिश्ता तय किया, जी, मान लीजिए उस समय उन्होंने रिश्ता किसी दृष्टिबाधित के साथ, किसी ब्लाइंड के साथ तय किया होता
और आपके सामने चॉइस रखी जाती, तो क्या आप उसको स्वीकार करती, या कहीं ना कहीं आप भी समाज की उसी सोच से नहीं सर, मेरी सोच नहीं सर, मेरी सोच ऐसी नहीं थी। एक्चुअली क्या था, मुझे सामने वाले से ज्यादा अपने ऊपर ज्यादा भरोसा। ये तो बहुत जरूरी बात है, अपने ऊपर ही भरोसा इंसान को सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यही है ना राखी जी, की लड़की जब अच्छी पढ़ लिख जाती है, दिखने में सुंदर होती है, तो कहीं ना कहीं उसके ख्वाब भी थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं। नहीं सर, मैं तो धरातल पर रहने वाली हूँ। मैं तो हमेशा धरती पर रह के चलती हूँ, चाहे मेरे पास कुछ भी हो, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मैं हमेशा सेम ही कंडीशन में रहती हूँ। जी जी जी, मैं सर हमने कई केस राखी जी ऐसे देखे हैं हमारे आसपास कि जब लड़कियां इस तरह के माहौल में माँ बाप के साथ घर बैठी हुई हैं और उन्हें आज भी उनका डाइवोर्स हो जाने के बाद भी जब ये विकल्प दिया जाता है ना दृष्टिबाधित से शादी करने का, तो या तो वो बात करना ही बंद कर देती हैं लड़कियां, और या फिर वो इस टॉपिक को ही बदल देती है। तो इसलिए हमें लगा कि आपसे भी ये प्रश्न पूछा जाए। जी चलिए, आप अपनी बात बताइए। हाँ सर, फिर ना उसके बाद में मैं जब घर आई तो मैंने मेरे हाथ में एक भी पैसे नहीं थे सर, मैं अपनी जान बचा के भागी थी वहां से। तो फिर मैं घर आई तो फिर मेरी मम्मी ने कहा क्या हो गया। मैंने कहा मम्मी ऐसी बात हो गई। तो मम्मी कहने लगी कोई नहीं। तो मुझे सर ये भी डर लग रहा था, जैसे मैंने कंसीव किया हुआ था ना, तो मेरी बेटी कोई नहीं थी उस वक्त, 2-3 महीने रह गए थे। तो मेरी जो नंद थी वो बोलती है कि डिलीवरी हम करेंगे भैया, कल को कुछ हो जाए, अगर तुम मर जाओ, अगर तुम्हारा डिलीवरी होते में कुछ हो जाए तो भैया हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे, तो हम तुम्हारे घर वालों को भी यहीं बुला लेंगे। तो सर मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरे घर वाले तो इतने होशियार तो है नहीं सर कि जो तुम्हारी चालपट्टियों को जानेंगे कि तुम मेरे साथ क्या चालबाजी कर जाओगे और तुम लोग मुझे मार दोगे चुपचाप से। मैं कहती हूँ अगर किसी चीज में भी मुझे कुछ जहर इन्होंने मिला के दे दिया तो मेरे घर वाले यही कहेंगे अरे वो तो दवाई खाने से हो गया या ऐसे करने से हो गया, तो वो भी कोई भी बहाना बना देंगे। मैंने कहा पहले ना मैं अपनी जान बचाती हूँ यहाँ से भाग करके। तो सर मैंने वहां से भाग के सबसे पहले अपनी जान बचाई थी। मैंने कहा पहले मेरी डिलीवरी हो जाए फिर उसके बाद में देखूंगी। तो सर आपने 1 महीने बाद जॉब पकड़ ली, टीचिंग करते रहे, फिर डाइवोर्स कब हुआ आपका? सर डाइवोर्स मेरा 2018 में हुआ। ओहो, काफी लंबा चला केस। एक्चुअली सर क्या है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ना वो बहुत ही मतलब चीप क्वालिटी का है। उसमें क्या होता है कि लड़कियां अगर सही भी है ना सर, तो कोर्ट में हमेशा डेट पे डेट लगती जाती है और मजिस्ट्रेट भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि लड़की सही है या गलत है। जी। वो मतलब गधे घोड़े सबको बराबर ही कंडीशन में रखते हैं। जी। तो सर इस वजह से मेरा केस जो था वो इतना लंबा चल गया। दूसरी चीज क्या है, मैं अगर सही हूँ तो मैं अपना पक्ष रख रही हूँ, वो आदमी गलत है तो वो भी अपना सही की दिशा में पक्ष रख रहा है। राखी जी कभी उनको एहसास हुआ अपनी गलती का बाद में? हाँ सर एहसास हुआ उनको, और उन्होंने मुझे कई बार फोन किया, मेरे से कई बार कहा हम तुम्हारे पैर छूते हैं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमसे गलती हुई, हमसे बचपने में गलती हो गई। मैंने कहा वो बचपन नहीं होता, अगर तुम्हारे अंदर बचपन था तो तुमने शादी क्यों की मुझसे? कभी बेटी को लेकर के कोई प्यार जताया उन्होंने मिलने? नहीं सर, कभी नहीं। बताइए उस बच्ची का क्या दोष, उस नन्ही सी उस बच्ची का क्या जान ने क्या बिगाड़ा था किसी का? बिल्कुल। जी। खैर तो मतलब ये सारी कहानी तो बड़ी दर्दनाक रही। लेकिन जब 18 में आपका डाइवोर्स हुआ जी, तो शादी फिर आपने भी मतलब बच्ची को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया कि शादी तो करनी है। और शिव कुमार एक्चुअली मैं बताती हूँ, मैं एक्चुअली ना आगरा में रह करके मैं जॉब करती थी। फिर जॉब करते करते मैं जॉब भी करती थी और अपने कोर्ट केसेस भी देखती थी। मैं एक्चुअली एक कंपनी में मतलब क्या बोलना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसमें मैं क्या करती थी, जॉब भी करती थी और अपने कोर्ट केसेस भी देखती थी। मेरा बेसिकली वहाँ पे प्रोफाइल जो था वो मेरा सीनियर अकाउंट प्लस ऑडिटर था, तो मैं वहाँ पर जॉब करती थी, तो मैं अपने कोर्ट केसेस भी देखती थी। इस बीच में मैंने अपने घर वालों से सर कभी भी अपने मम्मी से या पापा से किसी से ये नहीं कहा कि मुझे 1 रुपए की भी जरूरत है तो तुम दो। मैंने कभी किसी के सामने सर हाथ नहीं फैला। तो
सर फिर मैं अपने कोर्ट केस किए, फिर उसके बाद में मैं जीत भी गई, मेरा डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद में फिर शादी.com से इनका मेरे पास रिक्वेस्ट आई, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद में जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे मेरी कंडीशन है, तो मैंने कहा ऐसे कैसे कंडीशन है, आप नेट देख लेते हैं, आपने मुझे देख लिया, शादी.com पे मेरा पूरा प्रोफाइल आपने कर लिया। तो मैंने कहा मैं आपको देखने जरूर आना था। फिर सर मैं जब इनके घर पे आई तो मुझे मतलब मैंने कहा बस, बोले आपकी कोई एक्सपेक्टेशन, मैंने कहा सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे मतलब जो भी बंदे से मैं शादी करूं वो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, किसी तरह की बुरी आदत ना हो जी, बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, बैड एडिक्शन कह सकते हैं उसे, एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये बोले मेरे अंदर कोई भी एडिक्शन नहीं है। फिर उसके बाद में जब मैंने इनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, राखी जी पहले विवाह में दिक्कत होने के बाद आप विश्वास करने में तो दिक्कत हुई होगी दूसरी बार? नहीं सर, एक्चुअली क्या था कि पहली शादी मेरे पेरेंट्स ने की थी, तो वो तो उन्होंने देख के की थी। अब मैं इतनी प्रिपेयर थी, मुझे मालूम था कि मैं अब जो भी बंदा सिलेक्ट करूंगी वो मतलब मैं ठोक बजा के सिलेक्ट करूंगी। हाँ, ठोक बजा के मतलब। बहुत खूब। तो शिव जी और राखी जी आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, हम ईश्वर से यही मतलब मैं जो करूंगी वो ठीक करूंगी। बच्चे आप दोनों की, आपकी गुड़िया है और लगभग दोनों बच्चे हम उम्र हैं, तो बच्चे एडजस्ट हो पाए आराम से? एक्चुअली सर क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो बच्ची है ना उसको मेरे पेरेंट्स ने मतलब बॉर्न एंड बॉट अप किया है। जी जी जी। और जो इनका बेटा है उसको ज्यादातर बॉर्न एंड बॉट अप उनके दादा दादी पापा ने किया जी। और मेरी बच्ची के उसके नाना नानी और नाना नानी जी। तो वो मैं आगरा में रहती थी, लेकिन मैंने बताया आपको कि मेरा जो होम टाउन है वो मेरा भोपाल भी रहा है। बर्थ प्लेस मेरा भोपाली था, मेरे फादर ने भी वहीं जॉब की। जी जी। मेरे फादर एक्चुअली एक्साइज इंस्पेक्टर थे जी। तो हाँ, तो वो वहीं पे शिफ्ट हो गए, मतलब उन्होंने वहाँ पे भी मकान बनाया। अब मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छे स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में भोपाल में ही पढ़ती है, और उसका पढ़ाई का, उसके खाने पीने, रहने का, सब चीज का खर्चा मेरे मम्मी पापा ही करते हैं और मेरे भाई करते हैं जी। तो उसका वो मतलब मेरे से तो वो सर ना मेरी बच्ची जो है कई दिनों तक तो वो मुझे अपनी सिस्टर ही मानती रही कि मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। ये आपके लिए बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो वो अब जैसे आप अगर उससे पूछेंगे ना कि बेटे तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तो बोलती है मेरी मम्मी, तो वो वहीं पे ही बताती है, मतलब नाना नानी को वो मम्मी पापा कहती है। अच्छा। तो बोलते हैं, तो कई लोग पूछते हैं राखी कौन है, तो बोलती है राखी हमारी बड़ी दीदी है। बड़ी अच्छी बात है। तो अभी शिव कुमार जी के साथ उसकी पहचान अच्छी हो गई? हाँ, इनसे बातचीत करती है वो। अच्छा अच्छा। और काफी बातचीत करती है। मतलब फ्यूचर में भी वो अपनी एजुकेशन के बाद वहीं रहेगी या यहाँ आएगी वो? जी सर। आपकी बेटी वहीं पर रहेगी या यहाँ आपके साथ रहेगी? नहीं सर, मैंने एक्चुअली जब इनसे शादी की थी तो मैंने इनसे कह दिया था, अभी तो वो मेरे पेरेंट्स के साथ है और उसके मामा मामी और उसके मेरे मम्मी पापा उसको परवरिश कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो मना करते हैं या मान लीजिए कि भविष्य में अगर ऐसे वो करेंगे नहीं, ऐसी नौबत आएगी नहीं। कुल मिलाकर के शिव जी भी इस बात के लिए तैयार हैं कि वो यहाँ पर भी बहुत आराम से, बहुत खुशी से रह सकती है। जी हाँ जी। तो आज कार्यक्रम का समय अब समाप्ति की ओर है। आपसे बातें बहुत करनी थी, लेकिन काफी जितनी बातें की अच्छा लगा, समाज के नए पहलुओं को जानने का मौका मिला। अंत में चलते चलते बहुत संक्षेप में शिव कुमार जी पहले आप बताएं कि हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपनी वीआई कम्युनिटी को या समाज को कि जो भी ये रिश्ता हम करते हैं, जो भी हम बाधित कम्युनिटी के विशेष रूप में मैं कहना चाहूंगा, तो हमें जो है ना किसी भी तरह का कुछ चीज छुपानी नहीं चाहिए उसमें। जैसे मेरे भी काफी फ्रेंड लोग हैं तो जो ये गलतियां कर रहे हैं आज भी, जो बताते नहीं है, वो क्या है कि एक डर की जिंदगी वो जीते हैं, पता ना चले। ऐसे रिश्ते में कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मैंने इतना दर्द सहा और इतना जो है कष्ट सहा, क्योंकि मैंने उसमें छुपाया। ये मैं आज अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये तो कहते हैं कि अंत भला सो भला, तो अंत जो अच्छा रहा
तो लेकिन आप सबको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी जो रिश्ता है हमारा, उसमें छुपाना हमें नहीं चाहिए। कोई भी बात जो भी है स्पष्ट सामने वाले को बता देनी चाहिए, तो ताकि हमारा जो है ना ये सब परिस्थितियाँ जो मेरे साथ हुई आपके साथ ना हो। राखी जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? मैं भी सर यही संदेश देना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों का रिश्ता करें तो उसमें किसी तरीके का कोई भी छुपाव नहीं होना चाहिए। जो चीज है वो खासकर लड़कियों के लिए क्या संदेश होगा राखी जी आपका? सर लड़कियों को कभी भी किसी का ये नहीं देखना चाहिए कि बंदा जो है वो मेरे को मतलब ब्लाइंड मिल रहा है या मुझे हैंडीकैप मिल रहा है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उनको ये सोचना चाहिए कि आज के ज़माने में जितना परफेक्शन एक नॉर्मल पर्सन के अंदर नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा परफेक्शन जो है वो इस तरीके के लोगों में होता है। आज मैं शिव जी से शादी करके सर बहुत खुश हूँ। रीज़न ये है कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही जीते हैं। मैं खुद इनके साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे को खुद नहीं पता चलता कि क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है या दे रहा है। मैं खुद भी कंफ्यूज रहती हूँ सर। बताइए शिव भाई, मतलब मुझसे ज्यादा अच्छा काम ये करते हैं। हम वही सुनना चाह रहे थे, वरना पता चला कि भाई को लगेगा कि आप भी उनको नहीं पहचान पा रही। नहीं, ये तो जोक सपाट, कुल मिलाकर के आप दोनों यूं ही। ये भी कहना चाहूंगा कि VI जो है ना कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि डिसेबल वी आर डिफरेंटली एबल, तो हमें भगवान ने कुछ ऐसा भी किया है जिसको हम पहचान के दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। और आपकी जोड़ी भी डिफरेंटली एबल्ड है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आप दोनों यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें। रेडियो मधुबन श्रोताओं सुनते रहें, मुस्कुराते रहें 90.4 FM। और आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहें तो 9414151415 पे कॉल करके इस प्रोग्राम से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलेंगे अगले रविवार फिर किसी हमराई के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी, थैंक यू।